लेकिन ये जो कालमापन होता है वो हमारी कैलेंडर और घड़ी से नहीं होता, उससे हमारी घड़ी बनती है, उससे हमारी कैलेंडर बनता है। तो हमारा पंचांग कभी था कि नहीं था? कौन सा था, कैसा था? कालमापन का शास्त्र कोई है कि नहीं? काल की गणना को किसी व्यक्ति के जीवन से, मृत्यु से, विवाह से, राज्यारोहण से, किसी लड़ाई के विजय से जोड़ना, क्या ये शास्त्र शुद्ध है? अरे वो थे महापुरुष, तभी तो उनके नाम से कालगणना शुरू हुई, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या काल इस प्रकार के किसी बड़े से बड़े महापुरुष के जीवन से बांधा जा सकता है? अरे उसके जन्म के पहले भी काल था, उसके मृत्यु के बाद भी काल है और रहेगा, और इसलिए किसी व्यक्ति के नाम से जोड़ना वैसे उचित नहीं है। इसका कोई शास्त्र होगा। बाबा साहेब आप्टे स्मारक समिति द्वारा अनेक प्रकल्प जो लिए गए हैं, उसमें ये हमारी भारतीय कालगणना यह भी एक प्रकल्प है। और उसी के आधार पर मैं आपको ये बता रहा था कि हम 52वीं शताब्दी जा रहे हैं और 28वीं बार जा रहे हैं, और उसके और आगे की नीति तो पता नहीं कितने, ये हवाला कांड के आंकड़ों से भी बड़ी हो जाएगी। उसके जानकार आप लोगों को बताएंगे। लेकिन हर एक बात में हमारा कुछ तंत्र था। ये देश ऐसे जंगली देशों में से नहीं था कि जो कल तक कुछ जानता नहीं था और आज इन पाश्चात्यों की कृपा से वो जानने लगा है, ऐसी बात नहीं है। एक बहुत सब क्षेत्रों में आसमान की ऊंचाई को छूने वाला ये देश रहा है, उसके हम आज के निवासी हैं। इसको ध्यान में लेकर हर बात में हमारा जो तंत्र होगा उसका अध्ययन करके उस आधार पर अपने जीवन की रचना करने का निश्चय हम लोगों को करना होगा। केवल राज्य अपना हो जाने से, उसी के लिए संघर्ष नहीं चला था। कभी कभी स्वराज्य और स्वातंत्र्य ये दोनों समानार्थी शब्द माने जाते हैं भी कुछ प्रमाण में, साधारण बोलचाल में समानता है भी, लेकिन ये संघर्ष जो चला है हजारों वर्षों से, 50, 25, 100 वर्षों की बात मैं नहीं कर रहा हूं, हजारों वर्षों से संघर्ष चल रहा है इस देश को स्वतंत्र करने का। वो केवल स्वराज्य से मतलब नहीं है, हमारे तंत्र से मतलब है। उस तंत्र का अध्ययन हमें करना होगा, उसके आधार पर अपने जीवन की रचना करनी होगी, तब हम भी अपने संकटों से उभर आएंगे। नहीं तो आजकल सारी चर्चा चलती है कि महाभयंकर बात आ रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, खराब है, और उसके लिए आधार भी हमारा ही दिया जाता कि कलयुग है, ऐसा ही होगा, कलयुग में और क्या होने वाला है। लेकिन अगर हम अच्छी प्रकार से सोचेंगे और हमारे तंत्र के आधार पर अगर अपने समाज, व्यक्तिगत, कौटुंबिक, पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय सब प्रकार के जीवन की रचना हमारे तंत्र के आधार पर अगर हम करेंगे तो अगली शताब्दी उनकी हो या हमारी हो, हमारी ही होगी, हिंदुत्व के विचार की होगी। और केवल हमारे देश के लिए नहीं, सारी दुनिया को इसका स्वीकार करना पड़ेगा। इस प्रकार की स्थिति है और सभी लोग इससे सहमत होंगे कि अगर इस तंत्र को हमने स्वीकार किया, जिसका बहुत विस्तार हो सकता है, बहुत पहलू हो सकते हैं, उस तंत्र के आधार पर ही हमारे देश का उज्जवल भविष्य निर्माण होगा। ये जिस कल्पना को लेकर परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी ने ये सारे कार्य को प्रारंभ किया है, उसी मार्ग पर हम लोग चल सकते हैं और सब प्रकार से अपना जीवन सुखी, संपन्न, स्वाभिमानी, दुनिया को मार्गदर्शक इस प्रकार से बना सकते हैं, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। उसी मार्ग का हम अनुसरण करें, यही मेरी इस अवसर पर आप सब लोगों से प्रार्थना है। सुधीजनों, इतिहास किसी की मुंह देखी नहीं कहता। इतिहास को तोड़ मरोड़ कर चाहे जितना प्रस्तुत किया जाए, समय पर उसकी असली आत्मा सामने आ जाती है और इसी प्रयास में लगे हैं हमारे मान्यवर पिंगली जी। अंग्रेजों के माध्यम से और अंग्रेजी के माध्यम से जिन्होंने इस देश को देखने का प्रयास किया है, उसी का आज परिणाम है
कि सेक्युलरवाद के नाम पर सांप्रदायिकता की खुली छूट दी गई है। कुछ लोगों ने अंग्रेजी के माध्यम से भारत को डिस्कवर करने की चेष्टा की और इसके खोदते चले गए और इतना खोदा कि इसकी नींव ही खुद गई। 50 वर्षों में जो हुए हैं उसके लिए आवश्यक है कि आज की संस्कृति के अनुरूप कुछ कार्य किए जाएं और संस्कृति के अनुरूप कार्य करने के लिए एक राजसत्ता की भी आवश्यकता होती है। परम पूजनीय श्री गुरुजी ने प्रसाद मुखर्जी से बातचीत करते हुए कहा था, छपा हुआ है, कि केवल प्रतिपक्ष में बैठने के लिए पार्टी खड़ी मत करो, सत्ता में आने के लिए पार्टी खड़ी करो, स्पष्ट कहो कि मैं सत्ता में आना चाहता हूं। भारत की संस्कृति के अनुरूप राजनीतिक संस्कृति का निर्माण करने का दायित्व भारतीय जनता पार्टी पर आया है और हमें प्रसन्नता है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की विरासत हमारे श्री लाल कृष्ण आडवाणी और श्री अटल बिहारी वाजपेयी को मिली है। वे पंडित दीनदयाल उपाध्याय इस कांग्रेसी संस्कृति को, साम्यवादी संस्कृति को समझ में नहीं आते, जो अपने काम का श्रेय और फल दूसरों को देने में आनंद पाते हैं। किंतु हमारे आडवाणी जी उस संस्कृति में पले हैं, बड़े हैं। जिस वक्त वे प्रतिपक्ष के नेता थे, कैबिनेट स्तर का उनका मान था, सारी सहूलियतें सरकार ने उनको दी हुई थी। भाजपा का अध्यक्ष पद स्वीकार करते हुए भी तुरंत उन्होंने उसको तिलांजलि दी और एक प्रखर पार्लियामेंटेरियन के रूप में अपनी प्रतिष्ठा उनकी जो हुई है हम सब जानते हैं। इसके साथ ही राजनीति में जो निष्कलंक रूप से और अपना चरित्र सामने रखा है वे हमारे आडवाणी जी। आप सब जानते हैं कि जब हवाला के माध्यम से उन पर आरोप लगाए गए थे, उसी वक्त उन्होंने अपनी पार्लियामेंट की सीट छोड़ी, यह घोषणा की कि जब तक चुनाव लड़कर मैं फिर नहीं आ जाता हूं आरोप से मुक्त होकर, तब तक मैं इस पार्लियामेंट में नहीं आऊंगा। ऐसा दूसरा उदाहरण इस देश में नहीं है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के मुखर स्वर, वरिष्ठ राजनेता, कुशल संगठक और दक्ष पार्लियामेंटेरियन और हवाला के हवाले कांग्रेस को कर देने की दूरदृष्टि रखने वाले मैं माननीय आडवाणी जी से निवेदन करता हूं कि हमारा मार्गदर्शन करें।